नमस्कार दोस्तों आज की अपनी इस कक्षा में हम कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह के गद्य खंड से दूसरे पाठ मियाँ नसीरुद्दीन के प्रश्नोत्तरों का हल करने जा रहे हैं। मित्रों, अपने पिछले वीडियो में हमने विस्तार से इस पाठ का अध्ययन किया था। आप उस वीडियो को अच्छे प्रकार से देखें और पाठ को अच्छी प्रकार से समझें, तभी आप प्रश्नोत्तरों के उत्तर भी अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। मित्रों, आइए चलते हैं, अभ्यास प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके उत्तर के लिए देखेंगे कि प्रस्तुत पाठ के अनुसार मियाँ नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। यह कला उन्हें अपने बाप दादा से मिली थी। यह उनका खानदानी पेशा था, उनका रोजगार था। उनकी रोटी तुनकी पापड़ से भी पतली होती थी, इसलिए उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा जाता था। मित्रों, अगला प्रश्न है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका जो कृष्णा सोबती जी हैं, वो मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्या करने गई थी। लेखिका, इसका उत्तर देखेंगे। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन की कला के बारे में लेखिका ने सुना और मियाँ नसीरुद्दीन की कला के बारे में जानकर उसे प्रकाशित करना चाहती थी अपने अखबार में। लेखिका पेशे से एक पत्रकार थी और उन्होंने मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में बहुत तारीफ सुनी थी, तो वह उनके बारे में और जानने के लिए उनके पास गई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। जब लेखिका ने बादशाह का नाम पूछा तो कि आपके जो पूर्वज हैं वो कौन से बादशाह के यहाँ पुरखे काम करते थे, तो लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी खत्म होने लगी। उसका कारण क्या था। दोस्तों, प्रस्तुत पाठ के अनुसार मियाँ नसीरुद्दीन ने सारी बातें अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी थी। सच्चाई ये थी कि उन्होंने किसी बादशाह के यहाँ काम नहीं किया था, बड़े बुजुर्गों से सुनी थी। बड़े बुजुर्गों ने काम किया होगा, लेकिन उन्होंने स्वयं तो नहीं किया था और शायद बड़े बुजुर्गों ने किया या नहीं किया ये भी उनको सही जानकारी नहीं थी। तभी वे लेखिका के सामने ये नहीं बता सके कि उन्होंने बादशाह के यहाँ, कौन से बादशाह के यहाँ कौन सी पकवान बनाए थे। प्रश्न संख्या 4 मित्रों देखिए कि मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में जानना चाहती थी कि नसीरुद्दीन के परिवार के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए, जिससे वो उसको अपने अखबार में छाप सके, प्रकाशित कर सके। परंतु जब उसने मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर देखा तो उनके हाव भाव सही नहीं थे, मतलब उनको गुस्सा आ रहा था। बार बार लेखिका सवाल पे सवाल पूछ के परेशान कर रही थी। वे भट्टी के सुलगाने के लिए कह रहे थे, अतः वे आगे पूछने की हिम्मत ना कर सकी। वे उसकी बातों से उखड़े से लग रहे थे। अतः उसने यही पूछा कि जिसे वे आवाज़ लगा रहे हैं, क्या वह उनका शागिर्द है। इसके बाद मियाँ ने बताया कि वह उनका कारीगर है, जिसे काम सिखाने के साथ साथ मजदूरी भी देते हैं। प्रश्न है कि पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। तो लेखिका बताती हैं कि मियाँ नसीरुद्दीन की आयु 70 साल की है। मौसम की मार के कारण उनका चेहरा पका हुआ है।
लग रहा है, काफ़ी उम्र के लग रहे हैं, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। मियां नसीरुद्दीन की आंखों में देखकर पता चलता है कि उसमें काइयापन है और भोलापन का भी मिला जुला रूप है। उनकी पेशानी मंझे हुए व्यक्ति के समान तेवर से पूर्ण है। उनका जो मस्तिष्क है, माथा है, वो किसी पूर्ण समझदार जो व्यक्ति होता है उसके समान तेवर भी वो दिखा रहे हैं कि वो अपने जो काम है उसको वो पूरा अच्छी प्रकार से कर लेते हैं, तो उसके तेवर उनके अंदर आ गए हैं। वे अपना जवाब बड़े सीधे बड़े सधे हुए रूप में देते हैं। वे अपने सिर पंच हजारी अंदाज में हिलाते हैं। वे कभी आंखें तरेरते हैं तो कभी उसके कंचे को फेरते हैं, मतलब अंदर का जो आँख का जो पुतली है उसको भी घुमाते हैं। मियाँ अगला प्रश्न है कि मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। मतलब मियाँ नसीरुद्दीन में कुछ अच्छी बातें थी, तो वो कौन सी अच्छी बातें थी जो आपको अच्छी लगी। मियाँ नसीरुद्दीन को अपने काम से बहुत प्यार है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका काम रोटी बनाने का है, परंतु वे उसे काम के रूप में नहीं, एक कला के रूप में देखते हैं। उनकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जब हम अपने काम से प्यार करने लगें तो वह बस काम नहीं रह जाता। उन्हें बहुत प्रकार की रोटियां बनानी आती हैं। इसमें वे स्वयं पर गर्व करते हैं। अपने काम का उन्हें इतना गहरा ज्ञान है कि उसने उन्हें गर्व से भर दिया है। लोग प्रायः अपने काम को इतने गर्व से नहीं लेते। काम उनके लिए पैसे कमाने का जरिया मात्र होता है, लेकिन मियाँ नसीरुद्दीन अपने काम को कला मानते हैं, इसलिए मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। अगला प्रश्न है कि तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। ये मियाँ नसीरुद्दीन ने ये बात कही कि तालीम की तालीम बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। देखिए, यहाँ पर जो मियाँ नसीरुद्दीन है उन्होंने प्रस्तुत तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग कर काम को सीखने की लगन को दिखाया है। जहाँ पहली बार तालीम शब्द का प्रयोग काम को सीखने के लिए प्रयुक्त किया गया है, वहीं दूसरा शब्द उसे गहराई से सीखने के लिए दर्शाता है। इसके स्थान पर हम शिक्षण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ जो लेखक ने लिखा है कि मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि तालीम की तालीम बड़ी चीज़ है। मतलब आप जिस काम को सीख रहे हैं उसमें भी गहराई से सीखना है। आपने सीख लिया, तालीम तो अपनी कक्षा पास कर ली, लेकिन आप उसकी पढ़ाई को नहीं समझे, क्या क्या उसमें पढ़ाया हुआ है, तो आप कुछ भी नहीं समझे। ये समझिए कि अगर आपको सीखना है तो उसकी गहराई में घुसना होगा। मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं। ये प्रश्न है कि मियाँ नसीरुद्दीन, पहले वो कहते हैं मेरे दादा थे, फिर पिताजी, फिर मैं। तो मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या कारण है? अब इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसके पीछे बहुत से कारण छिपे हैं। अब समय बदल रहा है। आज की पीढ़ी शिक्षित हो रही है। वे जानती है कि पढ़ाई करके उसे इससे अच्छे से अच्छा काम मिल सकता है। अतः वे आज बेहतर भविष्य के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करने और बड़ा व्यवसाय करने के इच्छुक हैं। ऐसे व्यवसायों में शारीरिक मेहनत बहुत अधिक है और आमदनी कम है। ये व्यवसाय उनके भविष्य को बेहतर नहीं बना सकते। यही कारण है कि लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, नए व्यवसाय अपना रहे हैं। अगला प्रश्न
मित्रों हमारे सामने है, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, वह तो खोजियों की खुरापात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। यहाँ पर समाचार पत्र में काम करने वाले पत्रकार के बारे में बात की जा रही है। पत्रकार अपने समाचार पत्र में छापने के लिए खबर की तलाश में होते हैं। वे हर बात पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं, अतः लोगों को उनसे डर लगता है। ये यहाँ पे बताया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 10वां प्रश्न हमारे पास है कि पाठ में आए हुए रोटियों के अलग अलग नामों की सूची बनाएं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। रोटियों के नाम इस प्रकार हैं। ये रोटियों के नाम आपको पाठ में मिल जाएंगे। आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको रोटियों के नाम मिल जाएंगे। यहाँ पर हम कुछ रोटियों के नाम बता देते हैं जो पाठ में बताए हैं। सबसे पहली जो रोटी बताई थी, बाकर खानी, बाकरा खानी या बाकर खानी रोटी इसको बोलते हैं। यह रोटी जो है मित्रों, ये जो रोटी है ये रोटी हल्का मीठा स्वाद लिए होती है। इससे मैदा, सूजी, अंडा, चीनी, दूध, घी तथा नमक डालकर बनाया जाता है। इन सबको मिलाकर इन्हें गूंथा जाता है और फिर 1 घंटे के लिए खमीर करने के लिए छोड़ा जाता है, तब यह रोटी बनती है। इसे तंदूर में बनाया जाता है। यह खुशबूदार शीरमाल से बहुत मुलायम होती है। मुंह में डालते ही यह रोटी घुल जाती है। इसे बाकरा खानी रोटी कहते हैं। तो आपके मुंह में पानी तो नहीं आया होगा, तो आप जो इसको पसंद करते हैं ऐसी रोटी को, तो आप ज़रूर ऐसी रोटी बनवाइएगा और ज़रूर खाइएगा। रुमाली रोटी, रुमाली रोटी आपने खाई होगी, मैंने भी रुमाली रोटी खाई। रुमाल की तरह पतली होती है रुमाली रोटी। यह रोटी रुमाल के समान पतली और मुलायम होती है। इसे मैदा, आटे तथा दूध के साथ गूंथा जाता है और इसे पतली पतली रोटियां बनाई जाती हैं। इसके कारीगर हैं मियां नसीरुद्दीन। अगली जो रोटी आती है वो है शीरमाल। शीरमाल रोटी, यह रोटी केसर के स्वाद वाली होती है। यह मैदा, दूध, चीनी तथा मेवों को प्रयोग करके बनाई जाती है। यही कारण है इसे शीरमाल कहते हैं। यह अन्य रोटियों से मोटी होती है, खाने में बहुत स्वाद होती है। यह तंदूर में पकती है। गांव दिरा रोटी, इसकी आप जानकारी कीजिएगा। मुझे इसकी जानकारी अभी नहीं है, तो आप इसकी जानकारी करके लिख सकते हैं, नहीं है तो नाम लिख सकते हैं। तापतान रोटी जो है, तापतान को शीरमाल की ही एक किस्म माना जाता है। यह तंदूर में नहीं पकती है। बेसनी रोटी, अब बेसनी रोटी बेसन से बनती है। यह बेसन से बनी हुई रोटी होती है। तो इस प्रकार और भी रोटियां हैं, तो आप उनको नाम लिख सकते हैं, वहाँ से किताब से आप पाठ से देखिएगा। अब आते हैं भाषा की बात। भाषा की बात के कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें। पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया, आंखों के कंचे हम पर फेर लिए, आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। अब इनको जोड़ करके बनाना है वाक्य। तो आप यहाँ देखिए, पहला जो है पंच हजारी वाला पहला वाक्य, हमारे पड़ोसी आस पड़ोस के लोग, हमारे पड़ोसी आस पड़ोस के लोग को मुफ्त में योग सिखाते हैं। एक दिन मैंने उनकी तारीफ की तो उन्होंने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। ये वाक्य हो गया। दूसरा, आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, तो ये हो गया। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, हमारे मित्र जब अपनी कविता की बढ़ चढ़कर प्रशंसा कर रहे थे
तो मैंने उनसे बेहतर कविताओं के उदाहरण दिए। इस पर नाराज होकर उन्होंने अपनी आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। मतलब गुस्से में आंखें दिखाना, आप समझ लीजिए इसको, है ना। फिर है आ बैठे उन्हीं के ठिये पर, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्तव्यनिष्ठ पिताजी के स्वर्ग सिधारने के बाद उनका नाकारा बेटा आ बैठा उन्हीं के ठिये पर, मतलब उनके कार्य पर, जो वो काम करते थे पिताजी उसी काम को करने लगा। अगला प्रश्न है बिटर बिटर देखना। यहाँ देखने के एक खास तरीके को प्रकट किया गया है। देखने संबंधी इस प्रकार के 4 क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो बिटर बिटर कर देखना मतलब घूर घूर कर देखना। तो यहाँ पर हमने वाक्य बनाने हैं 4 क्रिया विशेषणों के। अब यहाँ पर पहला हो गया घूर घूर कर देखना। बस में एक बदमाश युवक युवती को घूर घूर कर देख रहा था, वाक्य बन गया। फिर टकटकी लगा कर देखना। चांदनी रात में आसमान में खिले चांद तारों को टकटकी लगाकर देखा जाता है। फिर चोरी चोरी देखना। घर में सभी की उपस्थिति की वजह से सोहन अपनी मंगेतर को चोरी चोरी देख रहा था। फिर सहमी सहमी नज़रों से देखना। भीड़ में खोया हुआ बच्चा जब अपने परिवार को मिलता है तो वह सहमी सहमी नज़रों से सबको देखता है। तो इस तरह से 4 वाक्य हो गए। अब एक प्रश्न और देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम प्रवर्तित कर दिया गया है। सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाता है, लिखें। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा। दिमाग में चक्कर काट गई है बात। रोटी जनाब पकती है आँच में। अब ये वाक्य सही क्रम में लिखना है। तो पहला वाक्य हो जाएगा मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं, मतलब पहला ही वाक्य है। फिर आया थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। फिर है बात दिमाग में चक्कर काट गई है, मतलब एक सही नहीं लिखे हैं, इनको सही करके ही लिखना है। अब ये है ना मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं, मतलब सही क्रम से लिखना है इसको। और निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, थोड़ा वक्त निकाल लेंगे, ये वाक्य हुआ ना। फिर है बात दिमाग में चक्कर काट गई है, बात दिमाग में चक्कर काट गई है। रोटी जनाब पकती है आँच से, जनाब रोटी आँच से पकती है। इस तरह से शुद्ध करके उसको लिखना है, वाक्य को शुद्ध करके। तो मित्रों आप समझ गए होंगे इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।